नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 15 फरवरी 2026 के लिए भाग 1 की चर्चा करेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। रोज़ाना करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। तो आज हम रक्षा, प्राचीन इतिहास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ विषय आपने पहले भी पढ़े हों, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर रक्षा क्षेत्र से है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब एचएएल के साथ 8 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चलिए इसको समझते हैं कि ये विमान इतना खास क्यों है। जी, ये एक बेहद बहुमुखी हल्का परिवहन विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी एसटीओएल क्षमता। एसटीओएल क्षमता। हाँ, जिसकी वजह से ये बिना तैयारी वाली कच्ची और यहाँ तक कि घास वाली सतहों से भी ऑपरेट कर सकता है। ये गर्म और ऊंचाई वाले वातावरण के लिए तो विशेष रूप से कारगर है। अच्छा, यानी ये सिर्फ पारंपरिक रनवे तक सीमित नहीं है। ये तो फिर दूर दराज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? देखिए, इसमें गैरेट TPE 331 टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं और इसका जो सुपर क्रिटिकल विंग डिजाइन है वो कम गति पर भी ज्यादा लिफ्ट पैदा करता है। HAL ने 1983 में इसका प्रोडक्शन लाइसेंस खरीदा था और तब से भारत में इसका निर्माण हो रहा है। इसकी यही बहुमुखी प्रतिभा और कम परिचालन लागत इसे खास बनाती है। अब रक्षा से सीधे प्राचीन इतिहास की ओर चलते हैं। पुरातत्वविदों को सार्डिनिया द्वीप पर प्राचीन फुनीशिया का एक आयरन एज स्कार्ब ताबीज मिला है। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये फुनीशियन लोग कौन थे? फुनीशिया भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर एक प्राचीन क्षेत्र था। आज के लेबनान का जो इलाका है वो। ये लोग बहुत ही कुशल जहाज निर्माता और नाविक थे। इनका व्यापार स्पेन और ब्रिटिश द्वीपों तक फैला हुआ था। और ये किस चीज का व्यापार करते थे? ये लकड़ी, लिनन, रंग, शराब का व्यापार करते थे। साथ ही वे हाथी दांत की नक्काशी, धातु और कांच के काम में भी माहिर थे। माना जाता है कि कांच को फूंककर आकार देने की जो कला है उसका आविष्कार फुनेशिया में ही हुआ था। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो है उनकी 22 अक्षरों वाली वर्णमाला। यही वर्णमाला बाद में ग्रीक और लैटिन वर्णमाला का स्रोत बनी, जिसका इस्तेमाल आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में होता है। सिडोन, टायर और बेरूत जैसे शहर इन्होंने ही बसाए थे। बाद में खैर सिकंदर और फिर रोमन साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। चलिए अब भारतीय इतिहास की एक झलक देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित चुनार का किला, जिसे चंद्रकांता चुनारगढ़ भी कहते हैं, ये गंगा के किनारे विंध्य रेंज पर एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर बना है। जी, इसका इतिहास बहुत लंबा है। माना जाता है कि इसे 11वीं शताब्दी में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। लेकिन इसका उल्लेख तो 56 ईसा पूर्व तक मिलता है। यह शेरशाह सूरी, मुगलों, अवध के नवाबों और अंत में 1947 तक अंग्रेजों के हाथों में रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये किला हमेशा से सत्ता का एक केंद्र रहा है। इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये गंगा नदी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिससे नदी के यातायात पर पूरा नियंत्रण रहता था। शेरशाह सूरी ने 1532 में इसे हासिल किया, फिर 1575 में अकबर ने इस पर कब्जा किया और 1586 में पश्चिमी द्वार बनवाया। इसका कोई औपनिवेशिक संबंध भी है? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों ने इसे तोपखाने के डिपो और जेल के रूप में इस्तेमाल किया। रानी जिंद कौर को 1849 में यहीं कैद किया गया था, जहां से वे काठमांडू भाग निकली थीं। और अब इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटन प्रबंधन का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सरकार ने 4 साल बाद 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन गेहूं उत्पादों की निर्यात की अनुमति दी है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये जानना जरूरी है कि गेहूं चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह एक रबी फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है। और इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या हैं? ये भूगोल के नजरिए से एक क्लासिक सवाल है। इसका तापमान चाहिए। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है।
सर्दियों में जो उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से बूंदाबांदी होती है, उससे पैदावार में काफी सुधार होता है और चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। और प्रमुख उत्पादक कौन है? वैश्विक स्तर पर चीन, भारत, रूस और अमेरिका। और भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। भारत के प्रधानमंत्री ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया एमोर मॉटली को उनकी लगातार तीसरी चुनावी जीत पर बधाई दी है। ये बारबाडोस कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका के कैरिबियाई क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है। यह कैरिबियन का सबसे पूर्वी द्वीप है जो अटलांटिक महासागर से घिरा है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है और ये 1973 में स्थापित कैरिबियन समुदाय यानी कारिकोम का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ भौगोलिक तथ्य। यहाँ की जमीन धीरे धीरे ढलान वाली है। जलवायु ट्रॉपिकल मॉनसून है। सबसे ऊंचा स्थान माउंट हिलाबी है और इसके मुख्य प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, मछली और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब एक नई खोज की बात करते हैं। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में केरल के इडुक्की जिले में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है टेट्राटीनियम पाइकाडे। जी, ये एपीएसी परिवार से संबंधित है जिसमें गाजर और धनिया जैसे पौधे आते हैं। ये एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर नम दलदली घास के मैदानों में पाया गया है। और ये दिखता कैसा है? ये 30 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके तने पर कड़े बाल, अंडाकार पत्तियां और सफेद फूलों के गुच्छे होते हैं। शोधकर्ताओं ने इसे इसके फलों में मौजूद तेल नलिकाओं की संख्या और संरचना के आधार पर एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना। ये पश्चिमी घाट की जैव विविधता का एक और प्रमाण है। अब एक बार फिर कला और संस्कृति की ओर लौटते हैं। प्रधानमंत्री के नए कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ की प्रेरणा 12वीं सदी के चन्ना केशव मंदिर से ली गई है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यह कर्नाटक के बेलूर में स्थित 12वीं सदी का एक विष्णु मंदिर है। इसे होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में चोलों पर एक बड़ी सैन्य जीत के बाद बनवाया था। इसे पूरा होने में 103 साल लगे और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसकी वास्तुकला की क्या विशेषता है? ये होयसल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे बनाने में नरम सोपस्टोन का इस्तेमाल किया गया जिससे बहुत ही जटिल नक्काशी संभव हो सकी। ये एक ऊंचे चबूतरे जिसे जगती कहते हैं उस पर बना है। इसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक प्राणियों की जटिल नक्काशी है। मंदिर में 80 से अधिक मदनिका मूर्तियां और एक अनोखा सीढ़ीदार कुआं भी है। वाह! चलिए अब सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर पर। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल यानी CMF के तहत एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यबल CTF 154 की कमान संभाली है। ये CMF क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। CMF 47 देशों की एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जिसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय बहरीन में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों को बनाए रखना और गैर सरकारी अवैध गतिविधियों का मुकाबला करना है। और इसके मुख्य कार्य क्या हैं? इसका मुख्य ध्यान नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती को दबाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर है। इसके तहत 5 टास्क फोर्स है: CTF 150, 151, 152 और 153 और अब CTF 154 जिसकी कमान भारत के पास है। अर्थव्यवस्था से एक और विषय जो कई उम्मीदवारों के लिए एक रिवीजन हो सकता है। RBI ने लीड बैंक योजना पर संशोधित दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया है। ये योजना क्या है? इसे 1969 में नरीमन समिति की सिफारिशों पर पेश किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। ये काम कैसे करती है? हर जिले में एक बैंक को लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो उस जिले में सभी ऋण संस्थानों और सरकार के प्रयासों का समन्वय करता है। जिला क्रेडिट योजनाओं की तैयारी और निगरानी के लिए एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और अंत में खबरों में रहे 2 टाइगर रिजर्व। पहला उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बीच से एक सड़क बनाने की अनुमति दी है, लेकिन शर्त यह है कि इस पर कोई व्यावसायिक वाहन नहीं चलेगा। जी, ये शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदानों के बीच स्थित है। गंगा नदी इसे 2 भागों में बांटती है।
इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। यह एशियाई हाथी और बाघ का घर है। और दूसरा? कर्नाटक में भद्रा टाइगर रिजर्व। यहाँ हाल ही में एक काले तेंदुए और एक सामान्य तेंदुए को एक साथ पानी पीते देखा गया, जो एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। इसकी क्या खासियत है? यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसे 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह एक एलिफेंट रिजर्व भी है। भद्रा नदी यहाँ से होकर बहती है और यहाँ लगभग 250 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। तो इन सभी विषयों का मतलब क्या है? आज हमने रक्षा खरीद को प्राचीन व्यापार मार्गों से, स्थापत्य के अजूबों को आधुनिक शासन से और पारिस्थितिकी खोजों को संरक्षण के प्रयासों से जोड़ा है। इन सभी के बीच के संबंधों को समझना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न उठता है। हमने चुनार किले की बात की, जिसे एक हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है। यह एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। ऐतिहासिक महत्व और आर्थिक विकास की जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए? किसी स्मारक के संरक्षण का सही मतलब क्या है और भविष्य के लिए उसकी विरासत को सुनिश्चित करते हुए उसे वर्तमान के लिए प्रासंगिक बनाने में हमारी क्या भूमिका है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।